इन्वेस्टमेंट की जर्नी में टैक्स हार्वेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि इसके माध्यम से लॉन्ग टर्म में हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि लाखों की लाइबिलिटी हमारे ऊपर बनेगी जब हम अपने पूरे पैसे को रिडीम कर रहे होंगे आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद से। अगर टैक्स हार्वेस्टिंग आप समय समय पर करते रहें तो या तो आप अपनी टैक्स लाइबिलिटीज को मिनिमाइज कर सकते हैं, या फिर अगर आपका अमाउंट कम है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी जीरो भी हो सकती है। मतलब कि जहां एक तरफ अगर टैक्स हार्वेस्टिंग आपने नहीं किया तो लाखों का आप टैक्स भरेंगे, और वहीं दूसरी तरफ अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं तो आपकी जीरो लाइबिलिटी बनेगी टैक्स को लेकर के। टैक्स हार्वेस्टिंग एग्जैक्टली करते कैसे हैं इसके बारे में बहुत बार हमने बात कर लिया, एक बार शॉर्टकट में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे जो एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 तक का आपको एग्जम्पशन दिया गया है कैपिटल गेन में, उस कैपिटल गेन एग्जम्पशन को हम लोग यूज करते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए। यानी कि अगर कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जिसने मान लेते हैं कि 8 लाख इन्वेस्ट किया, ये 8 लाख जो है उसका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। इस पर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर उसे 15% का रिटर्न मिला तो अगले साल मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के अंत में उसका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो 8 लाख पर 15% इंटरेस्ट अगर हम लोग निकाल दें तो हो जाएगा 1,20,000, यानी टोटल जो उसका अमाउंट बन जाएगा 9,20,000 बन जाएगा। अब इसमें से इंटरेस्ट या फिर जिसे आप रिटर्न के भी नाम से जानते हैं वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 1,20,000। अब 1,20,000 चूंकि 1,25,000 जो एग्जम्पशन है कैपिटल गेन में एक फाइनेंशियल ईयर में उसके अंदर है तो हमारी कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगी। अब अगर हमने टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं किया तो ये जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बन रही है अभी के डेट में, आज से 10 साल बाद लाखों के मात्रा में टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। इसके लिए हम लोग करते क्या है कि एक फाइनेंशियल ईयर के बाद जब हमारा अमाउंट 8 लाख से बढ़ करके 9,20,000 हो गया तो हम 9,20,000 रुपया निकालेंगे और सेम डेट में उतना ही अमाउंट डाल देंगे, जिससे हमारा जो यूनिट है वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि उसी एनएवी पर पैसा निकल भी रहा है और उसी एनएवी पर पैसा इन्वेस्ट भी हो रहा है, तो नंबर ऑफ यूनिट जो होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। इस वजह से हमारी जो कंपाउंडिंग है वो इफेक्ट नहीं करती है। और हमारा फायदा क्या होगा? हमारा फायदा ये हुआ कि पहले जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था अब वो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ करके 9,20,000 हो जाएगा। इससे फायदा ये हुआ कि जो कैपिटल गेन हमारा था उसको हमने प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दिया। प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दिया तो लॉन्ग टर्म में अब हमारा अगले फाइनेंशियल मतलब जब हम ये अगले फाइनेंशियल में जब हम लोग टैक्स हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उसके अगले बार जब हम फिर से टैक्स हार्वेस्टिंग करेंगे तो अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 9,20,000 हो जाएगा, और इसके ऊपर का जो गेन होगा उस पर हमें फिर से 1,25,000 तक का हम एक तरीके से एग्जम्पशन ले सकते हैं। और इसी तरीके से अगर ये प्रक्रिया हम लोग दोहराते रहें साल दर साल तो नो डाउट आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा जो टैक्स लाइबिलिटी है या तो उसको मिनिमाइज कर देंगे या तो जीरो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट लोगों के मन में उत्पन्न होते हैं। पहला डाउट ये है कि जब हम लोग टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं तो क्या हमें सेम फंड में ही उस पैसे को निकाल करके और उसी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा? अगर हम लोग दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर दें तो क्या टैक्स हार्वेस्टिंग का लाभ हमें मिलेगा या फिर नहीं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके साथ ही साथ एक और मेन प्रश्न आपके मन में उठना जरूर चाहिए कि अगर हम दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो क्या हमें कंपाउंडिंग पर इफेक्ट देखने को मिलेगा? इन दोनों का प्रश्न इस वीडियो में डिटेल में ढूंढने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल और पूरे फैक्ट के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप सेम फंड में या फिर किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपको टैक्स हार्वेस्टिंग का लाभ मिलेगा? देखिए, टैक्स हार्वेस्टिंग ये कहती है कि आप अपने कैपिटल गेन को प्रिंसिपल अमाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो चाहे आप सेम फंड में इन्वेस्ट करें या फिर दूसरे फंड में इन्वेस्ट करें। जैसे 8 लाख आपका इन्वेस्टमेंट था और 9,20,000 आपने अमाउंट निकाला, तो 9,20,000 में से 8 लाख घटाएंगे तो 1,20,000 जो हमारा कैपिटल गेन हो रहा था, ये कैपिटल गेन अगर आप उसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपका प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो रहा है और दूसरे फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो भी प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा? 8 लाख से बढ़ करके 9,20,000 हो जाएगा। तो 9,20,000 चाहे आप उस फंड में इन्वेस्ट करिए या फिर किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपका इसमें 1,20,000 कैपिटल गेन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इस वजह से चाहे आप दूसरे फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर सेम फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपको टैक्स हार्वेस्टिंग का लाभ मिलता है। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद से दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि अगर आपने सेम फंड में इन्वेस्ट किया तो जो हमारा कंपाउंडिंग है वो इफेक्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आपने उसी दिन पैसा निकाला और उसी दिन पैसा डाला भी। इससे क्या होगा कि जो यूनिट है हमारी वो बिल्कुल कांस्टेंट है। मतलब कि जितने एनएवी पर आपने पैसे को निकाला उतने ही एनएवी पर आप पैसे को डाल रहे हैं, तो यूनिट हमारी कांस्टेंट है। इससे हमारी कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं करती है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे फंड में पैसे को डालते हैं तो नो डाउट कंपाउंडिंग जो है वो थोड़ा बहुत इफेक्ट डाल सकती है आपके टोटल
जर्नी पर। कैसे, इसको एक बार समझते हैं। अब मान लीजिए कि एक ही कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी के एक म्यूचुअल फंड से निकल करके कोई रिटेल इन्वेस्टर दूसरे म्यूचुअल फंड में जाना चाहता है, मतलब कि दोनों एक्टिव कैटेगरी हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर ये मान ले रहा हूँ कि एक रिटेल इन्वेस्टर एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड से निकल करके मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में जाना चाहता है। ये कोई भी रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए रैंडमली एग्जाम्पल पिक किया गया है। तो अगर इनका मैं आपको डिटेल दिखाऊं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, तो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें इनकी अलग आपको देखने को मिलेंगी। इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग है, इनके स्टॉक्स को पिक करने की प्रक्रिया अलग है। जैसे कि एचडीएफसी में देखिए ये 75 स्टॉक्स इन्होंने पिक करके रखा हुआ है। अगर इनके टेक्निकल डेटा की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो पीई रेशियो है वो 26% के आसपास है। पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्न रेशियो एग्जैक्टली हमें ये बताता है कि जो स्टॉक्स इस म्यूचुअल फंड में हैं, जो 75 स्टॉक्स हैं, उन 75 स्टॉक्स का एवरेज पीई जो वैल्यू है वो 25.75 है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ₹1 रिटर्न कमाने के लिए आपको उसका 25.75 गुना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि लगभग ₹26 लगा करके आप ₹1 इन्वेस्ट कमा रहे होंगे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। वहीं पर अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, तो इनका जो टोटल होल्डिंग है वो केवल और केवल 26 स्टॉक्स में है। अब इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल आप समझ पा रहे होंगे कि ये फोकस्ड स्टाइल पर फोकस करते हैं, मतलब कि लिमिटेड स्टॉक्स के साथ ये अच्छा रिटर्न बनाने के लिए ऐसे स्टॉक को पिक करते हैं। अगर इनके पीई रेशियो की बात करें तो इनका पीई रेशियो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड से काफ़ी हाई है, जबकि दोनों एक्टिव कैटेगरी के मिड कैप कैटेगरी के फंड हैं। यहाँ पर देखिए इनका पीई रेशियो लगभग 72% के आसपास का है, यानी कि यहाँ पर ₹1 रिटर्न कमाने के लिए आपको ज़्यादा रुपया लगाना पड़ रहा है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में अगर आप देखेंगे तो इनमें जो 26 स्टॉक्स है उनका जो एवरेज पीई है वो इतने के बराबर आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर आपको रिटर्न ₹1 कमाने के लिए आपको उसका ₹72 लगभग इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, और एचडीएफसी में आपको उससे कम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रिटर्न किसका कम होगा या फिर किसका ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ रहे हैं ₹1 कमाने के लिए। रिटर्न तो अलग बात है, वो अलग मैटर है। तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि चूंकि दोनों का फंडामेंटल अलग है, दोनों का पीई रेशियो अलग है, इस वजह से अगर आप एक फंड में से निकल करके दूसरे फंड में जाते हैं तो वहाँ पर कंपाउंडिंग नो डाउट थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर करेगी। दोनों में स्टॉक्स अलग अलग हैं, साथ ही साथ दोनों में स्टॉक्स के जो पीई रेशियो हैं वो अलग हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पीई रेशियो से उसके रिटर्न को आप जज नहीं कर सकते। जैसे ये अगर हाई पीई है, इसका मतलब इनका ये देखिए ये शार्प रेशियो जो है वो एचडीएफसी से ज़्यादा है। इनका शार्प रेशियो 1.67 का है और एचडीएफसी का शार्प रेशियो इससे थोड़ा सा कम है। शार्प रेशियो हमें एग्जैक्टली ये बताता है कि जो भी हम टोटल रिटर्न कमा रहे हैं, टोटल रिटर्न में से रिस्क फ्री रिटर्न को घटा दीजिए और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी उसे शार्प रेशियो बोलेंगे। इसका मतलब ये हो गया टोटल रिटर्न यानी कि डेट और इक्विटी दोनों पर जो हमें रिटर्न मिल रहा है, और रिस्क फ्री रिटर्न मतलब कि डेट पर जो हमें रिटर्न मिल रहा है उसको यहाँ से माइनस कर दीजिए। तो जो हमें केवल इक्विटी पर रिटर्न मिल रहा है और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है उसी को शार्प रेशियो बोलते हैं। अब ये वैल्यू पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये हो गया कि इक्विटी पर हम उतना ही ज़्यादा रिटर्न कमा रहे हैं। इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत रिस्की होता है, तो जब हम रिस्क ले ही रहे हैं तो जाहिर सी बात है सबका एम यही होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो जिसका शार्प रेशियो ज़्यादा वो आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा। तो यहां पर टेक्निकल डेटा ही अलग अलग है दोनों का। तो नो डाउट अगर आप इस प्रकार के एक्टिव फंड में एक से दूसरे में स्विच करते हैं, चाहे आप उसी कैटेगरी में रहिए या फिर किसी दूसरे कैटेगरी में जाइए, तो कंपाउंडिंग वहां पर थोड़ा सा इंपैक्ट जरूर करेगी। लेकिन अगर एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहा है, 1 साल 3 साल 5 साल के डेटा के हिसाब से अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है, लगातार निगेटिव अल्फा जनरेट कर रहा है, लगातार बीटा उनका बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप अगर उस फंड से निकल जाए तो ही बेहतर है, भले ही थोड़ा सा कंपाउंडिंग इफेक्ट करे। क्योंकि जितना कंपाउंडिंग थोड़ा सा निगेटिवली अगर इफेक्ट भी करती है तो भी अगर आप उस फंड में रहते हैं और लॉन्ग टर्म में अगर अच्छा खासा रिटर्न नहीं देता है तो भी आपको नुकसान ही होगा। तो उस कंडीशन में अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग के तहत किसी दूसरे फंड में जाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी कि एक्चुअली में आप जिसे नॉन परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड मान रहे हैं, क्या वाकई में उनका परफॉर्मेंस डाउन है या फिर सिर्फ दूसरे फंड जिसने अच्छा रिटर्न बना करके दिया है उसके लालच में आप उसको स्विच कर रहे हैं। तो इस तरीके का रिसर्च बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर आप एक ही कैटेगरी के
एक एक्टिव फंड से दूसरे एक्टिव फंड में जाते हैं या फिर दो कैटेगरी में भी अगर आप एक्टिव में बदलते हैं तो आपका कंपाउंडिंग जो है वो वहाँ पर इम्पैक्ट जरूर करेगा आपके टोटल रिटर्न पर। अब बात करें, अगर आप पैसिव फंड में इन्वेस्ट किए हैं यानी कोई इंडेक्स फंड, तो अगर उसी इंडेक्स के किसी दूसरे एएमसी में आप जाते हैं तो आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं करेगा। कैसे, इसको समझते हैं। यहां पर मैंने एक इंडेक्स लिया है मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स। अगर इसमें देखें तो एडलवाइज का भी है और टाटा का भी अवेलेबल है। अगर मैं एडलवाइज का पहले डेटा दिखाऊं तो चूंकि ये मिड कैप कैटेगरी के 150 स्टॉक्स में से 50 स्टॉक जो कि मोमेंटम में होंगे उनको पिक करता है, तो इनमें नंबर ऑफ होल्डिंग जो है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 50 है। साथ ही साथ अगर इनके पीई रेशियो की बात करें तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इनका जो पीई रेशियो है वो है 32.86 का। ठीक है, ये आप एडलवाइज का डेटा देख पा रहे होंगे। अब चलिए टाटा के निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के बारे में देख लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टाटा एएमसी का निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स है। और अगर इनकी होल्डिंग दिखाऊं तो चूंकि सेम ही इंडेक्स को ये रिप्लिकेट कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर भी होल्डिंग आपको 50 दिखेगी। और अगर हम लोग पीई रेशियो की बात करें तो यहाँ पर भी आपको जो पीई है वो एग्जैक्टली सेम ही देखने को मिलेगा। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर इनका जो पीई है ये भी 32.86 का है। देखिए इनका भी पीई 32.86 का है, यानी एग्जैक्टली आपको पीई भी सेम मिलेगा, होल्डिंग भी सेम मिलेगी क्योंकि स्टॉक्स ही कॉमन है। तो अगर आप इस प्रकार के इंडेक्स में, अगर आप एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स में जाते हैं, मतलब कि एक ही इंडेक्स अलग अलग एएमसी का पिक करते हैं, तो कोई भी कंपाउंडिंग पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप कभी भी वहाँ से आप अपना प्रॉफिट बुक करिए, वहाँ से प्रॉफिट जो बुक करेंगे सेम डे में आप दूसरे एएमसी के उसी इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो कंपाउंडिंग आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा निगेटिव तौर पर। ठीक है, लेकिन अगर आप इंडेक्स में भी, मतलब पैसिव फंड में भी एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स में जाते हैं, जैसे कि ये मोमेंटम वाला है मिड कैप का, अगर आप लार्ज कैप का कोई इंडेक्स ले लेते हैं, जैसे कि निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 से अगर आप निफ्टी 50 में जाएंगे तो वहां पर स्टॉक्स बदल जाएंगे, वहां पर पीई रेशियो बदल जाएगा, तो वहां पर जो है वो आपका जो कंपाउंडिंग है वो निगेटिव तौर पर इंपैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप सेम इंडेक्स में अलग अलग एएमसी में बदलते हैं तो कोई भी कंपाउंडिंग आपका प्रभाव नहीं डालती है। ठीक है, आपके मन में सवाल आएगा कि जब दोनों इंडेक्स सेम ही है तो हम अलग अलग एएमसी ले, उससे क्या फायदा, क्योंकि रिटर्न तो हमें सेम देखने को मिलेगा, तो कोई क्यों यहां पर बदलना चाहेगा। देखिए कई बार क्या होता है, ट्रैकिंग एरर की वजह से 1-8% का रिटर्न में अंतर आ जाता है। और कई बार क्या होता है, किसी को कोई एएमसी पसंद नहीं है, स्टार्टिंग में उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब वो चाहता है कि किसी दूसरे एएमसी में, तो इंडेक्स अगर सेम है तो आप एएमसी बदल सकते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग के अंतर्गत। यहां पर कंपाउंडिंग आपकी निगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगी। लेकिन अगर आप किसी दूसरे इंडेक्स में, दूसरे एएमसी में जाएंगे तो वहां पर आपका कंपाउंडिंग जो वो इम्पैक्ट डालेगा। साथ ही साथ अगर आप एक्टिव फंड में जाते हैं तो वहां पर आपकी कंपाउंडिंग निगेटिव तौर पर जरूर इम्पैक्ट होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर से एक बार वीडियो को अगर मैं समराइज करूं तो अगर आप एक फंड से निकल करके दूसरे फंड में जाते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग का लाभ लेते हुए, तो चूंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट में कैपिटल गेन ऐड होकर के आपका प्रिंसिपल अमाउंट में कन्वर्ट हो गया, तो चाहे किसी भी फंड में आप जाइए आपका टैक्स हार्वेस्टिंग का लाभ हो गया। लेकिन जहां तक बात आएगी कंपाउंडिंग की, तो इंडेक्स अगर सेम है तो अलग अलग एएमसी के इंडेक्स में बदलने पर कंपाउंडिंग निगेटिव तौर पर इंपैक्ट नहीं डालेगी। लेकिन अगर एक्टिव फंड में जाते हैं या फिर इंडेक्स में भी अलग अलग इंडेक्स में परिवर्तन करते हैं तो वहां पर कंपाउंडिंग जो है वो निगेटिव तौर पर इंपैक्ट डालती है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।